हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज एक बड़ी ही रोचक विषय वस्तु जो कि है मुद्रा की यात्रा, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो मुद्रा की यात्रा में जानेंगे कि हम जब मशीनीकरण नहीं था, हम मुद्रा छाप नहीं सकते थे, कॉइन नहीं बना सकते थे, तब हमारे जो पहले के पूर्वज लोग हैं वो कैसे वस्तुओं का खरीद और बिक्री करते थे। तो मुद्रा की यात्रा में हम जानेंगे वस्तु विनिमय से लेकर आज का जो समय है डिजिटल भुगतान तक। तो सबसे पहला है, हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। जब किसी वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु के बदले किया जाता है तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई किसान है जिसके पास गेहूँ है और उसे दूध चाहिए, और एक दूध वाला है जिसे क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। गेहूँ वाले ने दूध वाले को गेहूँ दिया और दूध लेकर के अपना काम चला लिया। लेकिन देखिए, ये हमेशा नहीं होता है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पहला समस्या तो यही होता है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है, यानी कि दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता एक दूसरे से मेल खाना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या हुआ कि गेहूं वाले को तो मान लीजिए दूध चाहिए, लेकिन दूध वाले को कपड़ा चाहिए, तो कैसे ये अदला बदली कर पाएंगे। तो पहला समस्या ये आ जाता है। दूसरा समस्या आता है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। मतलब कि वस्तुओं का मूल्य मापने की कोई निश्चित इकाई नहीं थी, जिससे कि लोगों को अदला बदली करने में समस्या आ रही थी। तीसरा है इसमें मूल्य संचय की समस्या, यानी कि वस्तुओं को लंबे समय तक हम सुरक्षित नहीं रख पाते थे। और चौथा था सह विभाजन की समस्या, यानी कुछ वस्तुओं को छोटे भागों में बांटना संभव नहीं था कि मान लीजिए कि हम बांट करके उनको दे दें और उसके बदले कितनी वस्तु हम लें, तो ये संभव नहीं हो पाता था। पांचवा है वस्तुओं के हस्तांतरण में कठिनाई, मतलब भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी समस्या होती थी। तो ये हमने वस्तु विनिमय प्रणाली देखा और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी उसको देखा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कठिनाई आई तो उसके बाद आया हमारे पास वस्तु मुद्रा, यानी कि कमोडिटी मनी। जब किसी एक वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार करके विनिमय का माध्यम बनाया गया, तब उसे वस्तु मुद्रा कहा गया। उदाहरण के तौर पे अनाज हो गया, पशु हो गया, चमड़ा हो गया, इन सारी चीज़ों को हम मान लेते थे कि इसको दे करके हम इसके बदले सामान ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खराब होने की संभावना, सुरक्षित रखने में कठिनाई, भारी होने के कारण ले जाने में कठिनाई, और सभी स्थानों पर समान रूप से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता था। तो ये सारी समस्याएं हमको वस्तु मुद्रा में आ रही थी। अब जब इन दोनों ही मुद्रा में समस्या आई, तब हमारे पास आया धात्विक मुद्रा, यानी कि मेटेलिक मनी। जब धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा तो इसे धात्विक मुद्रा कहा गया। उदाहरण के तौर पे सोना, चांदी, तांबा धातुएं टिकाऊ थी, विभाज्य और अपेक्षाकृत आसानी से ले जाने योग्य भी थी, इसलिए इनको मुद्रा के रूप में प्रयोग में बढ़ावा मिला। लेकिन इनमें भी कुछ समस्याएं आई, जैसे कि भारी होने के कारण बड़ी मात्रा में ले जाने में कठिनाई, सुरक्षा की समस्या, बड़ी मात्रा में भुगतान करने में कठिनाई, शुद्धता और वजन की जांच की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आई। और उसके बाद हमारे यहाँ आया कॉइन, जिसको कि सिक्का कहते हैं। धातु के निश्चित वजन, आकार और मूल्य वाले टुकड़े जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, सिक्के कहलाते हैं। जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। इस पे सरकार की क्या होती है, मुहर या चिन्ह होती है, जो सिक्के आप लोग आजकल देखते हैं। तो इसमें क्या समस्या आई कि ये आप बहुत बड़ी मात्रा में किसी को नहीं दे सकते हैं, गिनने में उसको भारी हो जाएगा, ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह में गिरने का डर रहता है। तब हम जो सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलित है पत्र मुद्रा, यानी कि पेपर मनी, जिसका इस्तेमाल हम सभी आजकल करते हैं, वो आया। और जब सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए कागजों के नोटों को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा तो इसे कागजी मुद्रा कहा गया। भारत में का भारत में कागजी मुद्रा के नोट जारी करने का कार्य मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है। लेकिन 1 रुपये का नोट और जो सिक्के होते हैं वो हमारे भारत सरकार के द्वारा
जारी किया जाता है, जो कि वित्त विभाग है वही जारी करती है। ठीक है। अब कागजी मुद्रा जो है उसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसको कि रखने में कम जगह का इस्तेमाल होता है, ले जाने ले आने में आसानी होती है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो देखिए, मुद्रा का जो 4 कार्य है उसको हम देखेंगे। मुद्रा के हैं 4 कार्य भाग: माध्यम, मापक, संचय और भुगतान। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री में मुद्रा विनिमय के माध्यम का रूप कार्य करती है। जैसे कि हमको बाजार से कोई सामान ले जाना है तो हम पैसा लेकर जाते हैं और पैसा देते हैं, और जितना वस्तु चाहिए हम लेकर के आ जाते हैं। मूल्य का मापक, यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित और मापा जाता है। जैसे कि एक किताब कितने की है तो 200 का है, एक पेन कितने का है तो 20 रुपये का है। यानी कि कोई वस्तु का मूल्य कितना है ये मुद्रा के थ्रू हम माप पाते हैं। तीसरा है मूल्य संचय, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को हम आसानी से अपने भविष्य के लिए बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, ये खराब नहीं होगा, इसको रखने में ये ज़्यादा भारी नहीं है, हम बैंक में ले जा कर के जमा कर सकते हैं। तो ये भी इसका मेन कार्य है। चौथा है स्थगित भुगतान का मानक, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि भविष्य में किए जाने वाले भुगतान और ऋण का भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने 50,000 का ऋण लिया और 1 वर्ष बाद उसने 50,000 चुका दिया, तो क्या है कि हम जो ऋण ले रहे हैं उसको 1 साल 2 साल बाद या तो ब्याज सहित जैसा हमने लिया हो उस प्रकार से हम भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा में कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो मुद्रा हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल हो गया, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के आविष्कार में से सबसे ही बहुमूल्य आविष्कारों में से एक माना जाता है मुद्रा को। अब हम आ गए डिजिटल भुगतान में, यानी कि डिजिटल पेमेंट, जो कि आज हम सब इसके बारे में जान रहे हैं। जो जब मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकद धन का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान किया जाता है, तो उसे डिजिटल भुगतान कहते हैं या डिजिटल पेमेंट कहते हैं। ये कैसे होता है? तो यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, जैसे कि आप दुकान पर सामान खरीदते हैं और 500 रुपये का भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर देते हैं। इस प्रकार हमने देखा मुद्रा की यात्रा, और आई होप आपको समझ में आया हो। और कहीं कोई समस्या हो तो लिखिएगा। और एक क्वेश्चन है लास्ट में मेरा, कि आप बताएंगे कि 1 रुपये का जो नोट है और जो कॉइन्स हैं उसको आज आरबीआई छापती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारा वित्त विभाग है उसके द्वारा छापा जाता है। धन्यवाद।